वैदिक सभ्यता को कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने वैदिक सभ्यता से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं सभी को पॉइंट टू पॉइंट कवर किया है। पहले मैंने पूरा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट किया है और लास्ट में सभी परीक्षाओं में पूछे गए पिछले 10 सालों के प्रश्न कवर किए हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो इससे पिछली वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा और सिंधु घाटी सभ्यता के ख़त्म होने के बाद वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई। और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो ख़त्म कैसे हुई, तो माना जाता है कि नदियों में बाढ़ आने के कारण जो पूरी की पूरी सिंधु सभ्यता थी ये जलमग्न हो गई और ख़त्म हो गई। ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि बाढ़ एक कारण था जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता अस्तित्व में आई? वैदिक सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। और वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जो जानकारी है ये हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त हुई है, इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। क्योंकि इस सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त हुई है इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। तो जो वैदिक काल है यानी कि वैदिक सभ्यता की काल अवधि समय काल क्या रहा है, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल रहा है। वैदिक सभ्यता का समय काल क्या रहा है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। और जो वैदिक काल रहा है इसे 2 कालखंडों में बांटा गया है, पहला ऋग्वेदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ये पूरा का पूरा वैदिक काल ही है, पर पहले खंड को ऋग्वेदिक काल कह दिया गया, पर जब इसका धीरे धीरे विस्तार हो गया फिर इसे उत्तर वैदिक काल कह दिया गया। तो ऋग्वेदिक काल का जो समय काल रहा है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और उत्तर वैदिक काल का उसके बाद ही 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल माना जाता है। तो जो वैदिक काल का पूरा समय काल पूछा जाए तो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। पर अगर इसे 2 भागों में बांट दिया जाए तो एक को कहा गया ऋग्वेदिक काल जो कि 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का समय है, और दूसरा उसके बाद तुरंत ही उत्तर वैदिक काल। ये थोड़ा जब इसका विस्तार हो गया तो उसे उत्तर वैदिक काल कहा गया जिसमें 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय है। तो ऋग्वेदिक काल क्यों कहा गया? क्योंकि जो ये काल है इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिली है, इसीलिए इसे ऋग्वैदिक काल कहा गया। और जो उत्तर वैदिक काल है इसकी जानकारी हमें 4 वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद से हमें ऋग्वैदिक काल की जानकारी मिली और बाकी के जो 3 वेद हैं यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इससे हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिली। ये आप याद रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं। उसके बाद देखते हैं वैदिक काल में आर्यों का आगमन। तो हमने पीछे पढ़ा था ना कि इसे आर्य सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि इसकी शुरुआत आर्यों ने ही की थी। तो हमें यह जानना जरूरी है कि आर्य कहाँ से आए थे, आर्य किन्हें कहा गया। तो वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था और आर्य एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। याद रखिएगा, जो आर्य है एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो जब आर्य आए थे भारत में तो ये संस्कृत भाषा के जानकार थे। तो उस समय लोग 2 भागों में बट गए। जो संस्कृत भाषा जानते थे उन्हें आर्य कहा जाने लगा और जो संस्कृत भाषा नहीं जानते थे उन्हें अनार्य कहा जाने लगा। तो जो ये आर्य थे ये लोगों को संस्कृत भाषा सिखाने लगे, तो ये अपने आप को श्रेष्ठ कुल के मानने लगे, और जो संस्कृत नहीं जानते थे उन्हें ये निम्न कुल का कहने लगे और उनको संस्कृत सिखाने लगे। तो आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ था, इनका मूल निवास स्थान कहाँ पर है? तो देखिए अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना है, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें सर्वमान्य क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैक्स मूलर ने कहा था कि जो आर्य हैं ये मध्य एशिया से आए थे और यही सर्वमान्य है। मतलब कि ज़्यादातर इतिहासकार भी यही मानते हैं कि जो आर्य हैं ये मध्य एशिया से आए थे। और दयानंद सरस्वती जी का मानना था कि आर्य तिब्बत से आए थे। और बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि जो आर्य हैं ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं। तो ये मैंने 3 विद्वानों का आपको बता दिया क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है कि मैक्स मूलर का मानना क्या था, दयानंद सरस्वती जी का मानना क्या था और बाल गंगाधर तिलक जी का मानना क्या था। तो मैक्स मूलर मानता था कि जो आर्य थे ये मध्य एशिया से आए थे और यही सर्वमान्य है कि जो आर्य हैं ये मध्य एशिया से आए थे। ज़्यादातर इतिहासकारों का भी यही मानना है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते थे कि ये तिब्बत से आए हैं और बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए हैं। तो आर्य जब मध्य एशिया से आए, हम भी मान लेते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए क्योंकि ज़्यादातर इतिहासकारों का यही मानना है। तो आर्य जब मध्य एशिया से आए तो आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर आकर बसे? तो भारत में पंजाब एवं अफगानिस्तान, उस समय अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था, तो पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे थे आर्य। और ये जो वैदिक सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी, ये इंपॉर्टेंट है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक नगरीय यानी कि शहरीय सभ्यता थी, पर उसके बाद जो ये वैदिक सभ्यता आई ये एक
ग्रामीण सभ्यता थी। और आर्यों की भाषा क्या थी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, संस्कृत इनकी भाषा थी। उसके बाद आगे देखते हैं। तो आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी, इन्हें 5 भागों में बांटा हुआ था, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। तो सबसे छोटी इकाई क्या थी, कुल, उससे बड़ी ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, फिर पूरा राष्ट्र। जैसे राष्ट्र मतलब कि भारत, जन मतलब कि उसके आज के समय जैसे राज्य हैं तो उन्हें जन कहा जाने लगा। इसी प्रकार इकाइयाँ थी, सबसे छोटी कुल थी, फिर ग्राम थी, फिर विश्व, विश्व को मिलाकर जन, फिर जन को मिलाकर राष्ट्र। ये उस समय की इकाइयाँ थी। और कुल कितने वेद थे, तो 4 वेद थे। इसी से हमें पता चला है वैदिक सभ्यता के बारे में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो एक बार हम जो ये वेद हैं इनसे जो प्रश्न बनते हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऋग्वेद। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं और कितनी ऋचाएँ हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि देखिए 10,462 जो ऋचाएँ हैं ये इनके मूल मंत्रों की संख्या है। ऋचाएँ यानी कि मंत्र। तो जो ऋग्वेद है अगर इसमें बात करें तो कुल मंत्रों की संख्या है 10,580, पर इसमें 118 मंत्र हैं वो दोहराए गए हैं। तो अगर हम 10,580 में से 118 घटा दें तो बचा 10,462। तो मूल मंत्रों की संख्या है केवल 10,462, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। पर अगर टोटल में देखा जाए तो टोटल कुल मंत्रों की संख्या है 10,580, जिसमें 118 मंत्र दोहराए गए हैं। तो मैंने आपको मूल मंत्रों की संख्या बताई थी, वो है 10,462। और अगर आपसे कुल मंत्रों की संख्या पूछी जाए तो वो है 10,580। तो 10 मंडल, 1028 सूक्त और कुल ऋचाओं की संख्या 10,580 और मूल ऋचाओं की संख्या 10,462। तो ऋग के लिए क्या बनाया गया है, वेदांग। और इनकी संख्या भी याद रखेगा 6 है। वेद 4 हैं, वेदांग 6 हैं, पुराण 18 हैं और उपनिषद 108 हैं। ये गिनती आप याद रखिएगा क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में कई बार पूछी गई है कि बताइए उपनिषद कितने हैं, वेदांगों की संख्या कितनी है। तो 4 वेद, 6 वेदांग, 18 पुराण और 108 उपनिषद। तो जो उपनिषद है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरुओं के समीप बैठना। क्या अर्थ है इसका, गुरुओं के समीप बैठना। और सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। टोटल कितने उपनिषद हैं, 108 उपनिषद है ना, उसी में से एक उपनिषद है मुंडक उपनिषद, उसी में से लिया गया है सत्यमेव जयते, जो कि हमारा राज्य चिन्ह है उसके नीचे लिखा होता है ना सत्यमेव जयते, वो कहाँ से लिया गया है, तो वो मुंडक उपनिषद से लिया गया।